इंडिया गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में एक दूसरे के बड़े नेताओं को, सपा और कांग्रेस में एक दूसरे के बड़े नेताओं को खरी खोटी सुनाने का सार्वजनिक चलन भले ही उस पर विराम लग गया हो, लेकिन सियासी लड़ाई अब और तेज हो गई दोनों के बीच में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में। और ये हाल तब है जब लोकसभा का चुनाव 4 महीने के भीतर है, 105 दिन 10 दिन मान लीजिए, तब ये स्थिति है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उसके 2 प्रवक्ता मैदान में उतरे। हालांकि ये भी जान लीजिए कि प्रवक्ता उतरे चाहे वक्ता उतरे, बिना शीर्ष के अनुमति के कुछ होता नहीं है। इस मंत्र को अगर आप याद रखेंगे तो आज की राजनीतिक चर्चा ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। 2 प्रवक्ता आज मैदान में उतरे। एक फखरुल हसन चांद, उन्होंने एक होर्डिंग लगा दिया कि भाई अखिलेश जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भारत के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश जी का जन्मदिन नहीं है अभी, लगा दिया लंबा चौड़ा होर्डिंग समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर। होर्डिंग लगा तो उस पर चर्चा शुरू हो गई, परिचर्चा शुरू हो गई। एक और दूसरे प्रवक्ता उतरे, अनुराग भदौरिया, उन्होंने भी कहा कि भाई अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हमारी पार्टी ऐसा मानती है और लाखों कार्यकर्ता मानते हैं। चलो, तो 2 लोग मैदान में आए तो उस पर तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को भी ये कहना पड़ा कि भाई किसी को होर्डिंग लगाने से कैसे हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक समुद्र में पत्थर तो फेंक दिया। क्या ये पत्थर इस बात का जवाब है जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खेला कर रही है धीरे धीरे? जो समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर समझिए, M+Y, मुस्लिम प्लस यादव, ये उसका कोर स्ट्रेंथ है, उसकी मूलभूत शक्ति और सामर्थ्य ये है। बाकी सब उसमें जुड़ते हैं। जब भी उसको कुछ बड़ा लाभ होता है, चुनावी सरकार बनाई जब तो उससे कुछ एड ऑन हुई और दूसरे सामाजिक समूह, लेकिन बेसिक पॉलिटिकल कैपिटल जिसको हम बोलें, मूलभूत राजनीतिक पूंजी, वो M और Y है। कांग्रेस ने Y को कमजोर करने के लिए उससे M अपनी तरफ खींचने का पासा फेंका, जाल फेंका, और मुसलमानों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भैया 24 में चुनाव यूपी का थोड़ी ना है, ये तो दिल्ली की सरकार का है, प्रधानमंत्री का मसला है, तो मोदी के खिलाफ राहुल के अलावा कौन। इसलिए समाजवादी पार्टी को छोड़ कांग्रेस की ओर लौटो। और कांग्रेस कह रही है कि मुसलमानों याद रखो, हम तुम्हारा पुराना पुश्तैनी घर हैं, यानी समाजवादी पार्टी ही तुम्हारा पुश्तैनी घर नहीं। अब स्वाभाविक है, आप समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट छीनने की कवायद करोगे, छीन पाओ नहीं छीन पाओ भविष्य बताएगा, लेकिन कवायद भी सपा को चढ़ाएगी। तो सपा ने खूंटा गाड़ दिया कि लो भैया अखिलेश यादव प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, इसी उत्तर प्रदेश में फोटो लगा दिया। क्योंकि अगर कांग्रेस ये पिक्चर पेंट करेगी कि अखिलेश यादव तो 24 की रेस में ही कहीं नहीं, इसलिए मुसलमानों हमारे पीछे लामबंद हो जाओ, तो समाजवादी पार्टी का तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, सियासी बैंक अकाउंट। M और Y में से Y से भी ज्यादा बड़ी संख्या तो M की है ना, और M ही चला गया तब तो गई भैंस पानी में। ऐसी गलती तो अखिलेश जी नहीं होने देंगे। इसलिए भी आज ये अचानक से बिना जन्मदिन के जन्मदिन मन गया अखिलेश जी का, भारत के भावी प्रधानमंत्री। बदला है उत्तर प्रदेश, बदलेंगे देश, आ रहे हैं अखिलेश, ये नारा भी लग गया। कर लो बात। अब कांग्रेस कहेगी
मुस्लिम बस्तियों में जाके कि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के हाथ मजबूत करो, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सपा कहेगी अखिलेश जी के हाथ मजबूत करो, वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे। लो कर लो बात। ये एक बड़ा महीन राजनीतिक संघर्ष सपा और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि उसको अगर अपना वोट शेयर बढ़ाना है तो मुस्लिम वोटर के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और स्कोप नहीं है उसके पास। मुस्लिम वोट और बीएसपी के पास तब होता है जब कहीं उसका मुस्लिम कैंडिडेट हो, अन्यथा बीएसपी के पास जो 13% वोट है वो उनका अपना जनाधार वाला है, मायावती जी का वो जाटव वोट मूल रूप से। तो वहां से कांग्रेस को कुछ मिलना नहीं। भाजपा का वोटर कांग्रेस में जाने से रहा अभी, तो फिर कांग्रेस अपने शोरूम में क्या सामान दिखाए, केवल मुस्लिम वोट बचता है। इसलिए उसने वहां पर दांव खेला है, और इसलिए कांग्रेस मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब से कह रही है कि आप एक अपील जारी कर दो मुसलमानों के लिए कि कांग्रेस को सपोर्ट करें सारे मुसलमान। ये सीधी अप्रोच है मुस्लिम धर्मगुरुओं तक कांग्रेस की, इसलिए ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करते हैं वहां वहनजी की पार्टी, ये तीन दावेदार मैदानी जंग में ताल ठोक रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए। अब इनमें से मुसलमान किसको हाँ कहेगा किसको ना कहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शह और मात उत्तर प्रदेश के सियासी आंगन में भयंकर है। मेहमानों से परिचय कराते हैं। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, अहमद साहब का स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साहब, आपने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का विकल्प तलाशे, और इसके बाद बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस जय जय कर रही है, लड्डू बांट रही है, और समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए। उनने कहा हमारे MY में से M ले जाना चाहते हो, तो उनने आज दावा ठोक दिया कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। लो कर लो बात। रजवी साहब जी, मोहतरम, ऐसा है जी कि विधानसभा के इलेक्शन जो अभी हुए हैं उत्तर प्रदेश में जी, तो मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ, हम लोगों ने बड़ी मजबूती और ताकत और कुव्वत के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और ये सोच करके दिया था और अभी तक देते आए थे कि इनके साथ इनका जो बिरादरी का वोट है वो भी खड़ा होगा साथ में, और दूसरे समुदाय के भी वोट आ जाएंगे तो गवर्नमेंट बना लेंगे। और हमेशा हमने ताकत दी है समाजवादी पार्टी को, चाहे मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो। अगर ये लोग खड़े हैं तो हमारी बनाई हुई इमारत पर, हमारी बुनियाद पर ये खड़े हैं। इनके पास न इनकी इमारत है, न इनके पास में अपनी बुनियाद है। मगर अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि मुसलमानों का कद्दावर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब 2.5 साल तकरीबन वो जेल में रहे सीतापुर, और सीतापुर से लखनऊ मेरे ख्याल में शायद 120 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो मोहतरम अखिलेश यादव जी एक मरतबा भी जेल में उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए नहीं आए। और इसके अलावा अभी भी जब वो जेल गए तो उन्होंने सारा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया। तो उनको ये समझना चाहिए कि पहले का वक्त अलग था, अब वक्त अलग है। ज़माने बदल गए, तकाज़े बदल गए, हालात ने करवट ली है, तो इसलिए अब जो है समाजवादी के साथ बंधा हुआ मजदूर की तरह मुसलमान खड़ा नहीं रहेगा। उसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं, तो उस पर, उन विकल्पों पर मुसलमान विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नहीं, उत्तर प्रदेश में भाई जहां मुस्लिम कैंडिडेट हो वहां मान लीजिए थोड़ा बहुत वोट जा सकता है मुसलमान का मायावती की पार्टी को ले, और बाकी एकमात्र विकल्प फिर कांग्रेस बचता है, और तो कोई पार्टी है ही नहीं। भाजपा तो विकल्प आपके लिए हो नहीं सकती। रजवी साहब नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो बड़े विकल्प हो सकते हैं। जी। जब आपने बात पूछी है तो जी। मैं वाजे कर देता हूं, जी। स्पष्ट कर देता हूं, आपके माध्यम से सब लोग सुन लें। जी। और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, किसी को अच्छा भी लगे, जी। मगर मैं आपको बता दूं, आप मुझे जानते हैं जी। और सभी लोग जानते हैं कि मैं मजहबी सामाजिक आदमी हूं, स्कॉलर हूं, तशरीफ तालीफ लिटरेरी काम करता हूं, अपने कौम के लिए काम करता हूं, अपने दीन के लिए काम करता जी। हूं। आज तक मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर तक नहीं बना हूं, किसी सियासी पार्टी के मंच पर खड़ा भी नहीं हुआ हूं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। जी। आज मैं बताऊं कि देखिए, विकल्प सबसे बड़े नेशनल पैमाने पर दो हैं। सबसे पहला मुसलमानों के लिए विकल्प है कांग्रेस, और नंबर दो पे विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। तो ये दो विकल्प मुसलमानों के लिए सबसे बड़े हैं, और इन्हीं विकल्पों पर गौर व फिक्र और विचार किया जा सकता है। कहाँ नफा होगा, कहाँ नुकसान होगा, ये अलग जी। बात है, ये गौर व फिक्र की बात है। मगर नेशनल पैमाने पर दो बड़े विकल्प हैं, नंबर 1 पे कांग्रेस और नंबर 2 पे भाजपा। ठीक ठीक है रिजवी साहब, मैं आऊँगा दोबारा मैं आपके पास। आपने बहुत बड़ी बात कही है आज इस मंच से। अशोक यादव जी, अगर ये सोच है मुस्लिम मानस की कि राष्ट्रीय स्तर पर दो ही विकल्प हैं, कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पे भाजपा, तब आपकी तो लुटिया डूब जाएगी चुनाव में 24 में। नहीं, अब 100 दिन बचे कुल। एम चला गया तो समझ लो नूर चला गया, रोशनी चली गई मकान की, दिया बत्ती चली गई। नहीं, फिर बचेगा क्या? फिर तो ग्राम प्रधानी टाइप मामला हो जाएगा, जहां सघन आबादी हो वहां लड़ लो, जीत जाओ। नहीं, पार्लियामेंट तो नहीं बनती फिर। अशोक जी, ये मामला बड़ा कड़ा हो गया। ये कांग्रेस ने जाल जो है, मुझे लग रहा है कि बड़ा फेंक दिया। अशोक जी, ऐसा है जी रिजवी साहब, इस जो है रिजवी साहब पूरे माइनॉरिटी समाज के या मुसलमान समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात है जी, मुसलमान समाज अपने आप में स्वच्छंद है और वो सबसे जागरूक समाज है। उसको ये पता है कि उसके अधिकारों की रक्षा किस दल के द्वारा की जा सकती है, और उसको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में 2.38% पाने वाली कांग्रेस पार्टी उसके अधिकारों की रक्षा कर सकती है, या 33% वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। मुसलमान समाज बहुत जागरूक समाज, मैं फिर से कहूंगा। रह गई बात इन्होंने जो कहा है या जो भी नैरेटिव बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का, तो ये दोनों चूंकि राष्ट्रीय दल है, तो एक कभी नहीं चाहेंगे कि क्षेत्रीय दलों का उभार हो। मोर ओवर दोनों की यूएसपी अगर देखा जाए तो एक ही रहती है कि दो ही दल रहे पूरे हिंदुस्तान में, या तो कांग्रेस रहे या तो भाजपा रहे। तो क्षेत्रीय दल दोनों पार्टियों के आंखों में चुभते हैं अमिताभ जी, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय दल जो कि संविधान के आर्टिकल के तहत जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत वहां के लोकल समस्याओं को उठाते हैं, वहां के लोकल और बुनियादी। ठीक अशोक जी, ये संवैधानिक व्यवस्था तो ठीक ही है, प्रैक्टिकल बात जी। तो क्षेत्रीय दल ठीक जो है हमेशा ताकतवर रहेंगे अपने अपनी आइडियोलॉजी के। ठीक, और मैं कांग्रेस के पास भी चलूं, फिर अशोक जी के पास दोबारा मैं आऊंगा, बीजेपी से फिर राय लूंगा। लेकिन दो बातें जरूर कहूंगा जो अशोक जी ने बोला। रक्षा कौन कर सकता है, ये सवाल पर 2-3 उदाहरण मुझे याद आते हैं। आजम खान या तो जेल में या कचहरी में, घर रह ही नहीं पाए क्या? उनकी रक्षा में कोई नहीं गया, लड़का भी गया, बेगम भी गई। ठीक, इरफान सोलंकी हैं, फू फू करके रोए, फू फू करके रोए। क्या? उनकी पत्नी रोई, बोली हमारी जान बख्शो भैया, हमें समाजवादी पार्टी से भर पाए। ठीक, एक वो बरेली में थे, उनको वो घर मकान सब ढा दिया, विधायक थे, कौन थे, पेट्रोल पंप, वो अलग रो रहे, वो करे कोई बचाने नहीं आया। ये अपना अरे संभल वाला बाहुबली नाम स्मरण से, वो अलग रो रहा कि भैया क्या करें, कोई बचाया नहीं हमको। नहीं, ये सवाल है।
रक्षा, मान लो रक्षाबंधन का ही मसला था तो फिर मैदान में कूदते और बचा के लाते। भैया जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, 37% वोट हो चाहे 2%, जब उनको दिख रहा अक़लियत को कि हमें तो जेल में जाना है और डंडे खाना है, तो क्या 37 हो क्या 2%? न बचाए आपके बचे न उनके बचाए बचे, ये मसला गंभीर है। इसलिए मैंने कहा, और एक बात ये है ना अशोक जी, ये बात नहीं कहना चाहिए कि फलाने पर कोई किसी कौम के इस वो नहीं है प्रतिनिधि, फिर तो सारी राजनीति की दुकान, सारी सामाजिक लोगों की दुकान ही बंद हो जाएगी। फिर समाजवादी पार्टी भी यादवों की प्रतिनिधि क्यों मानी जाएगी? नहीं ना, 2 यादव खड़े होकर कह देंगे कि हम इनको नहीं मानते, इसे ऐसे ठीक नहीं। खैर, तमजीद अहमद साहब, मैं समझ गया आपने भी जाल बिल्कुल निशाने फेंका है क्या? और जितने लोग बैठे हैं सबको नमस्कार। देखिए, जाल नहीं फेंका साहब जी, हम लोगों ने पिछले लगातार 7-8 साल से हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग एक लंबी लकीर खींच रहे हैं, चाहे जो भी अक़लियत के मुद्दे हों, चाहे डॉक्टर कफील जेल गए हों तो कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, चाहे CA-NRC का मुद्दा रहा हो तो कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, या कोई भी अक़लियत समाज या जहां पे भी अन्याय हो रहा कांग्रेस पार्टी मैदान में। तो हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से एक लंबी लकीर खींची। जब देखा गया कि जनता ने देखा कि विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त जमीन पर लड़ रही थी। जो मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका थी, जो निभानी चाहिए थी, वो शायद उस तरह से नहीं निभाई गई, जिसकी वजह से जनता ने विकल्प देखना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, जिस तरीके से आजम साहब के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ राजनीतिक पक्षपात की भावना, वही मैं समझना चाह रहा हूँ, आप नाहिद हसन से लेके और आजम खान तक के लिए आंदोलन शुरू करोगे अब, लग रहा क्या? मतलब इनका शटर गिरा के उठा के उखाड़ के मानोगे क्या? किसी भी कहीं भी अन्याय हो रहा है। देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से देवरिया में लड़ाई लड़ी है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने, पूरे समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आई देवरिया में। वो लड़ाई आजम खान साहब के लिए शायद, मुझे तो नहीं दिख रही, हो सकता है हो रही हो, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर पहुंचे उनके। तो देखिए, जनता बहुत समझदार हो चुकी है साहब जी। अब लोग ये सोचने लगे, समझने लगे कि कौन हमारे, ये 2% और 37% की बात नहीं है कि 37% अगर वोट मिल गया तो वो 37% आपने कब्जा कर लिया। यहाँ तो लोकतंत्र है ना। हो सकता है 2%, भाजपा 1989 में 2 सीट पे थी, आज सरकार में बैठी प्रचंड बहुमत पे। तो कहने का मतलब ये तो नहीं है कि 37% मिल गया तो अब आप उसको अपना समझ के फिर उसके लिए लड़ना छोड़ दो। कहने का मतलब मैं समझ गया भैया, ठीक अहमद साहब, मैं समझ गया। एक वो है कि आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, बड़ी महीन बात कह गए तमजीद अहमद। उनका भाई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी देवरिया में जैसी लड़ती हुई दिखाई दी, वैसी रामपुर में नहीं दिखाई दी। अब इसी में सारी बात आ गई, सारा सीरियल खत्म हो गया, सारी फिल्म। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो इसीलिए मैंने कहा, खूब इन्होंने सोच के इस बार जाल फेंका। बोले भाई चलो बोला वाली बंद कर देते हैं, अब मिशन में लग जाते हैं। अब वो मिशन ज्यादा खराब है, इसे तो मान लिया एक दूसरे को थोड़ा बहुत बोलते रहते, मसला हो जाता। आलोक वर्मा जी, एक तो ये लड़ाई, दूसरा समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस में शशि थरूर ने कहा था कि भाई खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे अगर बहुमत आया हमारा विपक्ष का, या राहुल गांधी बनेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज 2 प्रवक्ता मैदान में उतार दिए, बोले भाई तुम लोग कहो के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, बदला है प्रदेश बदलेंगे देश। तो तुम बड़ा टफ फाइट होती जा रही है क्या आलोक जी? अमिताभ भाई, गालिब का एक शेर है, इब्तदाए इश्क है डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो 4 महीने अभी और हैं, जरा ठहर जाइए। अभी तो उत्तर प्रदेश से इस तरीके से आवाज निकल रही है, बिहार वालों का अलग सपना है, पश्चिम जो बंगाल में बैठे हैं वो अलग ख्वाब लेकर के बैठे हैं, जो पंजाब में है, दिल्ली में है, उनके मन में भी कुछ खुदबुदा रहा है। तो अभी चलने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 2022 का इलेक्शन था, आपको याद होगा जी,
कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय के सामने लगा रखा था, इसी तरीके की होर्डिंग उस समय लगी थी और उसमें लिखा था बड़े बड़े शब्दों में, आ रहा हूं मैं। नतीजा क्या निकला? तो न उत्तर प्रदेश की जगह हमारी खाली थी और न दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है। 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने जा रही है। जो लोग सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है। और अखिलेश यादव तो बहुत पहले से सपना देख रहे हैं। 2017 में जब उनकी सरकार चल रही थी तब सपना लेकर के आए थे, तब कांग्रेस के हमारे साथी खाट सभाएं कर रहे थे। नतीजा क्या निकला विधानसभा के में जो दोनों का गठजोड़ का? और जब उसका नतीजा नहीं निकला तो 2019 में आए, समाजवादी पार्टी बसपा में साथ में आई। और आप भी उस समय अमिताभ भाई, मैं किसी डिबेट में आपके साथ था तो आप कह रहे थे कि शानदार गठबंधन है, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का। दोनों पार्टियां 15 सीटों पर अटक गई। तो अभी 2022 के इलेक्शन का नतीजा आपने देखा ही है। आप जाइए निकाय चुनाव में, उसका भी नतीजा आपको पता है। आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, उसका भी नतीजा आपको पता है। देखिए, जगह खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुन लिया है कि उन्हें किसके साथ रहना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है। अभी हमारे एक साथी डिबेट में बैठे थे, कह रहे थे हमारे पास 2 विकल्प है, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। अभी तय करना है कि मुसलमान किसके साथ जाएंगे। अब वो जमाना खत्म हो गया जब मुसलमान कहते थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी भगवा दल या ऐसा दल है जिसके साथ हमको दूर से नहीं जाना, हमको किसी डंडे से भी उनको नहीं छूना। आज हम सबके साथ। अच्छा, मतलब आप ये मान रहे, आलोक वर्मा, आप ये मान रहे हो कि जो बात शाहबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि अब मुस्लिम मानस में परिवर्तन हुआ है, एक ड्रास्टिक चेंज है और भाजपा को भी वो विकल्प के तौर पर रख रहा है, ऐसा मान रही भाजपा? निश्चित रूप से ये कोशिश हमने की है। जो हमारे बीच की दूरियां थी उसे भरने की हमने लगातार कोशिश की। जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, मुस्लिम बस्तियों में जाता है, मुस्लिम इलाकों में जाता है, उनके बीच जाता है। और हमारी सरकार ने किस तरीके से सबके लिए काम किया है, किसी जात किसी समाज से दुराव करके काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी का इतिहास सब जानते हैं। आज आप यम और वाई कह रहे हैं ना, इसके सिवा तो कोई नाम आप ले नहीं रहे हैं। पिछड़ों में तो बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारी जातियां कभी मुलायम सिंह के साथ खड़ी होती थी, आज खड़ी नहीं है। बेनी वर्मा के नाम पे पूरा का पूरा कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि इनका रंग, इनका चेहरा, इनका काम करने का तरीका, ये हमारे नाम पर सीटें तो हासिल करते हैं, हमको बरगला करके सत्ता में तो जाते हैं, लेकिन हमको दरकिनार करते हैं। और ये इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश आज। इसीलिए कोई भी जाति हो, कोई भी अगड़ा हो, कोई भी पिछड़ा हो, कोई दलित हो, कोई अल्पसंख्यक हो और कोई किसी भी जात जमात का हो, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अमिताभ भाई जी, ठीक बात है। एक चीज जो बात मौलाना साहब ने कही थी अभी से कुछ देर पहले, वो चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है और उस बात को मैंने भी थोड़ा महसूस किया जब ग्राउंड पर उतरा था 22 के इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जब लोगों से बात हुई रिजल्ट के बाद, तो उसमें कहा गया कि भाई एक इलेक्शन के वोटिंग पैटर्न्स का अध्ययन करने वाली एक एजेंसी ने एक आंकड़ा दिया। अशोक जी ध्यान से सुनिए, उसमें था कि 85% मुस्लिम वोट आपको मिला 22 में। कितना? 85%। ये कभी मुलायम सिंह यादव के जीवन काल में सपा को नहीं मिला, नेवर। तब भी नहीं मिला जब मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवा दी थी। वो उनके जीवन का पीक था मुस्लिम सेंटिमेंट्स में, ठीक? तब भी उतना वोट नहीं मिला। तो मुस्लिम अगर ये कह रहा है कि भाई हमने तो सब जोर लगा दिया, आप दूसरे आपके साथ खड़े नहीं, आपके अपने नहीं खड़े। अगर आप यादव पट्टी में चुनाव हार जाते हैं तो फिर ये तो पूछेंगे भैया फिर हमारे वोट देने से क्या फायदा, आजम खान जेल में भी हैं और हम आपको वोट भी दें। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, बहुत सारी बातें हो गई। सबसे बड़ी बात हमारे आलोक जी कह रहे थे कि ओबीसी समाज को ठगने का काम किया।
ओबीसी समाज को भी लगातार लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोग जाड़ा गर्मी बरसात में लाठियां खा रहे हैं आलोक भाई, और आपने 19,000 पिछड़ों दलितों का हक उठा के अगड़े समाज को देने का काम किया। तो पिछड़ों के साथ ठगने का काम, धोखा देने का काम आप लोगों ने किया। आप ही के मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायक का पीए जो है आदिवासी दलित समाज की लड़की के ऊपर पेशाब कर रहा था दारू पी के। आप ही के राकेश राठौर मंत्री सीतापुर में है, महिलाओं का बाल पकड़ पकड़ के उनके लड़कों ने पटक पटक के मारा। नारी शक्ति सम्मेलन आप कर रहे हैं। तो रह गई बात, आप महिलाओं की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, लेकिन सबको लतियाएंगे। जब आपकी सरकार बन जाएगी तो बारी बारी से सबका नंबर आएगा। तो आप ये मत कहिए कि वो पिछड़ा समाज आपके साथ है, आपके साथ था पिछड़ा समाज, लेकिन आपने जो कुकृत्य किए, आपके साथ पिछड़ा समाज हट गया है। आप चाहे आर्मी को अपना प्रचार में झोंक दीजिए, 9 शहरों में 822 बूथ बनवा रहे हैं आर्मी से, जो देश की सेवा करती है, और आप चले हैं सरकार बनाने। आप आईएएस अधिकारियों को रथ प्रभारी बना रहे हैं आलोक जी। क्या तरीका है? सरकारी तंत्र पूरा झोंक दे रहे हैं। अशोक जी एक बार रुके, ये बहस फिर रखेंगे। अभी मसला बड़ा है। आपके बटुआ में 2 सिक्के हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा सिक्के का नाम है एम, छोटे सिक्के का नाम है वाई। ये एम कोई ले जाएगा तो फिर काहे का वक्ता, काहे का प्रवक्ता, काहे का मामला, सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी उस पर चिंतन करो, कौन कमेटी बन रही कौन नहीं बन रही छोड़ो, बाद में निपट लेना। अभी इसको देखो, बटुआ से बड़ा सिक्का चला गया तो क्या होगा? रजवी साहब, आपने कहा कि 2 विकल्प है, फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस एंड सेकंड अल्टरनेटिव बीजेपी। तो क्या ये माना जाए कि मुस्लिम समाज, जिसको मुलायम सिंह से लेके अब तक अखिलेश यादव तक की सपा की यात्रा में माना जाता था कि भाई उसकी सबसे बड़ी और सबसे दुलारी पसंद है समाजवादी पार्टी, क्या वो सीन बदल गया, वो सीन पलट गया? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह लोकसभा के इलेक्शन में पलट जाएगा जी। और देखिए, मैं मुलायम सिंह को बहुत करीब से जानता था, हमारे यहाँ आते जाते थे। हमने हमेशा उनके कहने पे अपीलें जारी की। अखिलेश यादव को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो पढ़ करके आए थे। अमर सिंह से मेरी दोस्ती थी, जयप्रदा और संजय दत्त वगैरह से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे ही कहने पर अमर सिंह, जयप्रदा, संजय सिंह वगैरह यहाँ पर हाजिरी देने के लिए हमारे दरगाह पे तशरीफ़ लाए। और अमर सिंह से मेरी दोस्ती होने की वजह से अक्सर मैं दिल्ली जाया आया करता था, तो मैं उनके यहाँ जाता आता था जी। तो वो बड़ी इज्जत करते थे और हम भी बड़ी उनकी इज्जत करते थे और मुलायम सिंह की भी इज्जत करते थे। और उन लोगों के कहने पर बड़ी हम लोग अपीलें करते थे। मौलाना लोग टीमें बना बना के समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते थे, धूल में और खलिहान में मारे मारे फिरते थे और सिर्फ चना खाते थे। बस चना खा के समाजवादी पार्टी का डंडा और अलंबरदार बने हुए हम लोग घूमते रहते थे। मगर जब से अखिलेश यादव ने जो कमान संभाली है तो उसमें से काफ़ी बदलाव आया, और ये बदलाव के संकेत मुझे अमर सिंह ने खुद इनके सामने दे दिए थे। एक दिन उनके घर पे बैठे हुए थे, नए नए पढ़ कर के आए थे जी। तो मेरे सामने मैंने पूछा, मैंने कहा ये लड़का ये कौन है? तो बोले ये नहीं जानते हैं, बोले ये अखिलेश यादव है। तो फिर वो कहने लगे अमर सिंह कि मौलाना साहब, आप इनके वालिद में और इनमें ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे। तो मैंने कहा वो कैसे? तो कहने लगे कि उनसे तो आप, इनके वालिद साहब से तो आप उम्मीद रखिए अपनी हमदर्दी की, अपने मसाइल, अपने मामलात की, और इस लड़के से आप किसी तरीके से कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखिएगा। ये बात उन्होंने खुद, ये बैठे हुए थे जनाब मन, तो जनाब मन के सामने ये बात उन्होंने कही। तो मैं उस दिल से मैं जानता हूं इनको, अखिलेश यादव जी को, और मैं बहुत करीब से जानता हूं, पहचानता हूं। ये अशोक जी बैठे हैं, मैं इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता हूं कि मैं नुमाइंदा मुसलमानों का हूं या नहीं हूं। मुझे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से या अशोक जी से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे तो सर्टिफिकेट खुदा और रसूल से मिला हुआ है, और मेरी कौम जो है मुझे देती है, नवाजती है। मैं तो कभी इनके यहाँ अशोक जी के यहाँ ना कभी गया ना आया, ना मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ना मेरे किसी आदमी को सर्टिफिकेट चाहिए। इनको जरूरत पड़ती है तो 1000 बार मेरे यहाँ दरगाह पे आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, और अपनी हिमायत के लिए कि मुसलमान वोट दे दे मुझसे अपीलें करवाते हैं। अभी आने दीजिए लोकसभा, जो अभी अशोक जी कह रहे हैं इनकी समझ में सब आ जाएगा जी। मामला बड़ा तीखा हो गया, इसीलिए मैंने कहा था अशोक जी, राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
आला हजरत की दरगाह पर कौन नहीं गया चुनाव के दौर में? नरसिम्हा राव तक गए, प्रधानमंत्री। अब मुलायम सिंह तो जाते ही थे, तौकीर रजा मंत्री थे कि नहीं थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब आप कह रहे हो कि बताओ ये कौन है? इतना तो सोचो महाराज। तमजीद अहमद साहब, मौसम बदल गया क्या तमजीद साहब? अभी तक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल साइंस की किताब में यही इबारत दर्ज है कि मुसलमानों की फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, सारी चॉइस इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव, उनको अयोध्या के समय में कहा गया मौलाना मुलायम, और वो इस पर बहुत प्रसन्न भी होते थे। जी क्या अब मौसम बदल गया? देखिए, मौसम बदल गया कि बदलेगा ये तो भविष्य पे निर्भर हो जाएगा जब वोटर वोट डालने के लिए। लेकिन अकलियत समाज को कांग्रेस पार्टी कभी वोट बैंक मान के नहीं चल रही है, ये हमारा अधिकार है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पिछले 5 साल से हम लोग सतत प्रक्रिया है कि जहां पे भी अन्याय हो रहा है वहां पे कांग्रेस पार्टी आपको लड़ाई लड़ती मिलेगी। और इतना भी नहीं कहो यार, ये जो मैंने 10 नाम बताए, ये आजम खान, नाहिद हसन, ऐसे बताए ना नाम, अभी ये सब जो जेल गए, लठ खाए, बुलडोजर चले, ये आप कहां लड़ने गए इनके लिए? नहीं, आजम खान साहब क्या हमारे राष्ट्रीय के नेता पहुंचे, सब लोग पहुंचे उनके यहाँ, उनके परिवार से मिले। और पूरा जाने आने से कोई लड़ाई थोड़ी मानी जाती है भाई। सोनिया गांधी गई नहीं, राहुल गांधी गए नहीं, प्रियंका गांधी गई नहीं। आपको डॉक्टर तफील याद होंगे, उनकी लड़ाई किसने लड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। ये हालांकि एक अलग बात है कि वो बाद में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई समाजवादी पार्टी में है और उसके साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े नहीं होंगे। आजम साहब के साथ खड़े हुए हैं, पूरी पार्टी खड़ी हुई है, जहां पे भी अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। और मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, इस वक्त पूरा समाज गौरव फिक्र में है कि अपना राजनीतिक भविष्य कैसे बनाना है। तो इस वक्त सिर्फ मौलाना और उलेमा भी इस चीज को लेकर बहुत गौरव फिक्र और बहुत पैनी निगाह से देख रहे हैं कि मुसलमानों का भविष्य कहाँ पे, अकलियत समाज जाएगा कहाँ पे। तो इस चीज को गौरव फिक्र के बाद एक नतीजा निकल के आएगा। ये 5 राज्य जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद परिस्थिति बहुत बदल जाएगी, राजनीतिक परिस्थिति। अब सिर्फ अकलियत के लोगों को वोट बैंक समझ के या ये समझ के कि हमारे पास 33% वोट मिल गया, इस वजह से ये हमारे हो गए, ये गलतफहमी में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। ये एक लोकतंत्र है, 5 राज्यों का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का ये विचार रहा है, चाहे वो आजम साहब हो, चाहे वो कपिल साहब हो, चाहे वो CNRP हो, जहां पे भी अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी वहां आपको खड़ी मिलेगी। वो उसकी जरूरत नहीं है कि हम उसको वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, हमारा नजरिया स्पष्ट है। अरे भाई समझ गए अहमद साहब, आप तो अशोक यादव जी, मुझे दिख रहा है कि भूकंप आने की भविष्यवाणी, क्योंकि अभी तक तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में। मैं दुनिया जाने की बात नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। मुस्लिम वोट, बोले मुलायम सिंह की पार्टी, बात खत्म। नहीं, अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि आजम खान को इसलिए बार बार जेल सपरिवार नहीं जाना पड़ रहा कि वो मुसलमान हैं, उनको इसलिए जेल में धक्के खाने पड़ रहे हैं चूंकि वो समाजवादी पार्टी में हैं। अशोक जी, ये बहुत बड़ा आरोप है और मुस्लिम वर्ग से ये आरोप आ रहा है। देखिए अमिताभ जी, आरोप लगते रहते हैं, आरोप लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका स्वागत है। अगर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं मौलाना साहब, उनका मैं स्वागत करता हूँ। रह गई बात आजम खान साहब के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है, और जैसे खड़ी दिख नहीं रही ना, अपने अपने घर में खड़े हो या बाहर खड़े हो, पहले बताओ कहाँ खड़े हो? देखिए, आजम खान साहब के साथ पूरी कमरे में अंदर खड़े हो या बाहर खड़े हो गेट के, ये तो बताओ। बता रहा हूँ अपने अपने बैठक में खड़े हो, उसका कोई मतलब है? अमिताभ भाई देखिए, आजम खान साहब की चिंता करने के लिए समाजवादी पार्टी और उसके कैडर पूरा तैयार है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को एक छोटी सलाह देना चाहता हूं कि बढ़ोतरी में सलमान खुर्शीद साहब की कम से कम चिंता कर लेते, और गुजरात में बिल्किस बानो का चिंता कर लेते, तो आप अगर कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद का पूरा उन्होंने सेवा किया कांग्रेस की, और आखिरी उम्र के आखिरी पड़ाव में
उनका क्या दशा और दिशा हो रही, तो पहले सलमान खुर्शीद साहब की चिंता कर लें, कांग्रेसी साथी हमारे, फिर आजम साहब की चिंता करते रहेंगे। उनकी चिंता समाजवादी पार्टी को है, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। अशोक बाबू एक मिनट, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, एक मिनट भाई, मैं हवा में थोड़ी चलता हूं। मैं नेता, जितना नेता जानते जमीन के बारे में उससे ज्यादा नहीं तो उसके बराबर मैं भी जानता हूं। ठीक, मैं आपको अभी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पूरी के ऊपर लड्डू रख के गुना मैं न्योता वापस किए दे रहा हूं। सुन लो, अभी कल आजम खान को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया पुलिस वालों ने, बोले भाई चाचा तुमको जाना है अब सीतापुर, पुरानी जेल जहां रहे थे। क्या आजम खान ने कहा नहीं जाएंगे वहां, नहीं का तो मतलब नहीं जाएंगे। फिर जाना, बाहर निकाल लिया उनको जेल से, बोले बैठो इसमें। वो साला लोड़ के आए बेचारे। अब दरोगा और थानेदार और सीओ ने उनसे कहा कि बैठो बीच में, एक तरफ एक पुलिस बैठेगी, दूसरी तरफ दूसरा पुलिस बैठेगा। क्या आजम खान 10 मिनट तक झिक झिक करते रहे बेचारे। क्या, और अंत में इतना दयनीय हो गए, उनने कहा जनाब आप मेरे हाथ और पैर तोड़ के बोरे में भर के मुझे रख दीजिए। क्या, तब जाके पुलिस वालों को भी दया आई, उनने कहा ठीक है यार चलो तुम खिड़की के पास बैठो, लेकिन जल्दी बैठो। कोई समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं निकला जिसने वहां कहा हो कि आजम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पुलिस की जीप के आगे लेट गए हो और बावेला मचा दिया और पुलिस को मजबूर कर दिया। अशोक जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है कि लाखों कार्यकर्ता खड़े। मैंने पूछा ना कहां खड़े हो, अपने अपने घर में खड़े हो। अमिताभ जी देखिए, नहीं इस मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। कल आजम खान 15 मिनट तक रिरियाते रहे पुलिस वालों से, कहते रहे भाई मेरे हाथ पैर तोड़ दो, मेरे ऊपर रहम करो, मेरी उम्र का लिहाज करो। क्या आप कहां थे अशोक जी, आप लोग कहां थे? अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से पुलिसिया उत्पीड़न या प्रशासन, अरे आप लोग कहां थे? उत्पीड़न छोड़ो, वो हम बाद में समझेंगे। आप लोग कहां थे? मुझे बोलने दीजिए। जिस तरह से उत्पीड़न योगी सरकार कर रही है, टारगेट करके जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, ये उत्पीड़न अनंत काल तक नहीं चलेगा अमिताभ भाई। अरे ये आप सरकार उनके साथ क्यों गजब कर रहे हो? आप इस चक्कर में हो कि आजम खान की का दशा देखो और हमें वोट दो, हम मुख्यमंत्री बन जाए। गजब कर रहे हो। के उत्पीड़न का जवाब पूरी जनता देने जा रही है अमिताभ भाई। जिस तरह का उत्पीड़न योगी सरकार कर रही है या मोदी सरकार कर रही है, इनके जवाब जनता देने जा रही है, क्योंकि उत्पीड़न की पराकाष्ठा आजम खान साहब के साथ सरकार कर रही है। एक बार रुको, एक मिनट रुको बाबू, लेकिन जिस तरह से उनका उत्पीड़न, ना आप आहत है अमिताभ भाई ना, आहत होने से काम नहीं चलता। आहत आप अपने दिल के अंदर है तो फिर हम दिल में आपको दुआ भी दे रहे हैं, मौज लो। फिर मुसलमान कहेगा हम दिल में ही दुआ दे रहे, जाओ मौज लो, वोट अलग से देंगे दूसरे को, तब आपका तो बिस्तर गोल हो जाएगा। मैंने पूछा उत्पीड़न हो रहा है नहीं हो रहा, वो छोड़ो विषय। मूल विषय 10,000 कार्यकर्ता वहां क्यों नहीं था आजम खान के सम्मान को बहाल रखने के लिए, जब वो दरोगा से हाथ जोड़ रहे थे, करे थे माई बाप मेरी उम्र का लिहाज करो, तब आप लोग क्यों नहीं थे? आप कहां गुलगुले खा रहे थे? अमिताभ भाई ऐसा है, गजब करते हो यार। और कह रहे हो आजम तुम संघर्ष करो, कहां संघर्ष करे बेचारे? अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी को आपकी नसीहत की जरूरत नहीं कि हमें किस तरह से विरोध करना है, कहां विरोध करना है। मैं समझ गया, ठीक है, ठीक। मैं रिजवी साहब, रिजवी साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आजम खान के साथ है, वो भले दरोगा से रिरियाएं, चाहे थानेदार से रिरियाएं, चाहे उनको कहीं से कहीं शिफ्ट किया जाए, धक्का मुक्की हो, बोले लेकिन हम साथ है, हमें कोई सीख न दे। रिजवी साहब, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मुस्लिम चेहरों के साथ में नहीं हैं, वो खुद इसमें मुलव्विस हैं, उनके हाथ गुनहगार हैं, उनको वो खुद इस गुनाह में मुलव्विस हैं। और आजम खां के साथ जो भी हश्र हो रहा है,
जो भी उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, चाहे वो प्रशासनिक एतबार से हो, पुलिस के एतबार से हो, जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, इस सब के पीछे अखिलेश यादव का हाथ मैं मानता हूं। इसलिए कि जब शुरुआती दौर था तो वो तमाम डींगे मार रहे थे, मगर आजम खान के मामले में बिल्कुल एकदम खामोश थे और रोड पर बिल्कुल एकदम नहीं निकले। एक उनकी बिरादरी का एक प्रवक्ता था, जब पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो वो डीजीपी कार्यालय पहुंच गए और डीजीपी कार्यालय में उन्होंने धरना दे दिया। अभी आपने देखा होगा देवरिया बलिया में जो उन्हीं के परिवार, उन्हीं के बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनका कुछ मामला था, वहां पर जमीन के विवाद में कत्ल क़िताल हुआ, तो वहां वो पहुंच गए और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और यूपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जम करके हल्ला बोला, मगर उनको तौफीक नहीं हुई सीतापुर जाने की, उनको तौफीक नहीं हुई रामपुर आने की। अनवर हाशमी बलरामपुर के एमएलए वो जेल चले गए, उनकी जमीन जायदाद जब्त कर दी गई, उन पर एक लफ्ज नहीं बोले। इरफान सोलंकी कानपुर के वो जेल में है, उनका भाई जेल में, उनका परिवार जेल में है, एक लफ्ज अखिलेश यादव नहीं बोले। इकराम कुरैशी मुरादाबाद से एमएलए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, वो जेल में गए, अखिलेश यादव खामोश बैठे रहे। जफरुल्लाह बंटी अलीगढ़ के और कुरैशी साहब, जुल्फकार भुट्टो आगरा के, ये ऐसे नुमाया चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है। इनके साथ अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं खड़े हुए, एक आंदोलन नहीं किया, सिर्फ 2 लाइन का ट्विटर, 2 लाइन का एक लिख देते हैं, बस घर में बैठे बैठे उतने ही काफी है। ये तमाम चीजों को हमने एनालिसिस किया है, तज्जिया कर रहे हैं, पूरी कौम देख रही है और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो इन समाजवादी पार्टी को हम बता देंगे। और ये अखिलेश, ये अशोक यादव जी बैठे हैं ना, ये अपनी आंखों से अपने कानों से देख भी लेंगे, सुन लेंगे, इनका हश्र क्या होगा। जी ठीक बात है। तमजीद अहमद साहब, भाई समाजवादी पार्टी, बात तो स्वाभाविक भी है पूछना उससे कि आजम खान छोटे नेता नहीं, वो बड़े नेता थे और मुलायम सिंह के बाद उनका नंबर आता था पार्टी में, क्या? और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ही माने जाते थे, हमने तो दौर देखा है। वो दरोगा से गिड़गिड़ा रहे हैं, इंस्पेक्टर्स के चिरौरी कर रहे हैं, करे भाई मेरे बुढ़ापे ख्याल कर ले, क्या? कहीं कोई अमला जमला नहीं, कहीं नहीं कि 1500 आदमी चला जाता और वहां कुछ संघर्ष करता। आप भी कह रहे हो कि हम आजम खान के साथ हैं, जो काम अशोक यादव की पार्टी कर रही वो भी ट्विटर पे आजम खान के साथ है। आपने नया फलसफा छोड़ दिया, अजय राय भी बोल दिए कि हम आजम खान के साथ हैं ट्विटर पर। नहीं, सबको मुसलमान का वोट चाहिए। अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रहे भैया जी। मुसलमान से मतलब नहीं, देखिए जहां पे अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। देखिए आपको अगर याद होगा कि जिस समय आजम साहब की गिरफ्तारी हुई या उन पे फैसला आया तो एक बयान आया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो मुसलमान इस वजह से उनके खिलाफ प्रताड़ना हो रही है। देखिए बात को, इससे बात बदलने वाली नहीं है कि आप ये बयान दे दो और इससे आप अगर एक्सपेक्ट करो कि मुसलमान आपको फिर से 37% वोट दे देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने देवरिया जैसी लड़ाई रामपुर में लड़ी नहीं लड़ी या क्या किया, वो लोग देख रहे हैं। तो मैंने उस वक्त में एक डिबेट बैठा था, तो मैंने उस वक्त भी सुझाव दिया था कि वो लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहिए। अब चूंकि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में, तो हमारे काडर जाके वहां पे खड़े नहीं हो सकते शायद उस जगह पे, लेकिन हम पूरी तरीके से आजम खान साहब के साथ खड़े हुए, पूरी संवेदना, और जो भी लड़ाई मुमकिन लड़ाई होगी हम लड़ेंगे भी। लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सदस्य, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नेताजी के बाद दूसरे नंबर का कद था उनका, लेकिन आज उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उनको पुलिस वालों के सामने इस तरह से इल्तिजा करनी पड़ रही है। हम लोग को देख के दुख हो रहा है, पूरा प्रदेश को देख के दुख हो रहा है, और लोग ये सोच रहे हैं कि जब हमने समाजवादी पार्टी को वोट किया था 2022 में, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़े। सिर्फ आजम साहब गिड़गिड़ाते रहे और आजम साहब इल्तिजा मांगते रहे और समाजवादी पार्टी कहे कि हम आजम साहब के साथ अन्याय हो रहा है इस वजह से हमको वोट दे दो, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। हम लोग तो फिर से, चूंकि हमारे इंडिया के गठबंधन के घटक दल है, तो हम लोग तो इनको यही राय देंगे कि आजम साहब के साथ ठीक देवरिया की तरह लड़ाई लड़ते हुए आप लोग दिखिए, जिस तरीके से देवरिया में आपने लड़ाई लड़ी थी। और अभी तो ठंड भी ज्यादा नहीं, सड़क पर उतरा जा सकता, मौसम अच्छा है, गुलाबी है। अभी तो ऐसा भी नहीं जनवरी फरवरी ठंड में कहाँ उतरे, कोहरा है, सांस फूल रहे। आलोक वर्मा जी, मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट पर एक नया युद्ध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बन गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये नए इक्वेशन कैसे
समझ आ रहे हैं? अब ये नहीं कहेंगे अग्निहोत्री जी हम तो सबका साथ सबका विकास, तो बात ही खत्म हो जाएगी, बहस ही खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकल होकर पहले तो मेरी आवाज सही कराइए, दो आवाजें आ रही है मेरे कान। जी ठीक भैया, देखो आवाज कैसी, वैसे इधर आवाज बढ़िया आ रही है जी। अच्छा चलिए, तो जी पता नहीं क्यों आपको लगता है कि यादव जी आजम खान के साथ नहीं खड़े। हमने तो देखा सबसे पहले ट्वीट किया उन्होंने, समाजवादी पार्टी के लोग बालकनी से चिल्ला रहे हैं आजम हम तुम्हारे साथ हैं, पहले भी चिल्ला रहे थे, अभी भी चिल्ला रहे हैं आजम हम तुम्हारे साथ। ये तो साथ थे ही। आजम जी की जो दशा हुई है उनमें इनका बड़ा हाथ है। अगर वो उनके ना बिठाते कि आप जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान होकर के ही ना उन्होंने अपने बेटे का जो है सर्टिफिकेट बनाया आप उम्र कम की। अगर उनको लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में होते और मिनिस्टर भी होते तो इतनी ही उनकी हनक होती जितनी हनक होनी चाहिए किसी मिनिस्टर की लोकतंत्र में। तो आजम खान का दौर है, वो जानते रहे हैं, आप उसी दौर के लिहाज से उनको देख रहे हैं। लेकिन योगी जी का समय है, उत्तर प्रदेश बदल चुका है, 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है। और जो कोई भी गुनाह किया होगा, समाजवादी पार्टी में अनगिनत चेहरे हैं, एक तो जेल में अभी है, अब भुगत रहे हैं जब से 5-6 साल हो गए तभी से शायद वो जेल में है। उनके वो मुलायम सिंह जी के बहुत करीब थे, समाजवादी पार्टी के बहुत करीब थे, और खान मंत्री भी थे, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कौन कौन से गुनाह वो करते थे। इस तरीके के बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन एक फर्क लेकिन एक फर्क है, जिनका जिक्र आलोक वर्मा कर रहे हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति का कर रहे हैं वो जिक्र। गायत्री प्रसाद प्रजापति से जेल में मिलने खुद नेताजी गए थे, कोई छोटा आदमी नहीं, खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव हिमसेल्फ। ये फर्क तो है आजम खान और गायत्री में। नेताजी की राजनीति करने का तरीका अपना जरा दूसरा था। वो तो अलग अलग इलाकों में माफियाओं को खड़ा करते थे। किसी इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में मुख्तार अंसारी खड़े होते थे, किसी दूसरे इलाके में अतीक अहमद खड़े होते थे। समाजवादी पार्टी को जनता से मतलब थोड़े होता था। अतीक अहमद जनता के साथ क्या करेगा, मुख्तार अंसारी जनता के साथ क्या करेगा, कुछ लोगों का भला करेगा और कितने लोगों को लूटेगा। भला करेगा वो केवल दिखाने के लिए, लेकिन लूटेगा कितनों को, ये मुलायम सिंह जी से शायद मतलब नहीं था, समाजवादी पार्टी से मतलब नहीं था। इसीलिए ना हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को शानदार बहुमत लगातार अगर मिल रहा है, कोई भी चुनाव हो, पिछले 1 दशक में जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए जीत रही है ना कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपी नहीं रहती, कैमरे से हर चीज निकल करके सामने आ जाती है और लोग बताने वाले हैं। लोग अब बुखार हो चुके हैं। पहले केवल जर्नलिस्ट बताता था कि क्या हो रहा है, अब गांव जर्नलिस्ट हैं, वैसे ही वीडियो डाल देते, देखिए क्या हो रहा है गोरखपुर में, देखिए क्या हो रहा है मऊ में, देखिए क्या हो रहा है आजमगढ़ में, देखिए क्या हो रहा है इलाहाबाद में। अब बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे कैमरे हैं, अब कोई चीज छुपी नहीं रह गई। ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। अब हर आदमी पत्रकार है और सूचना तंत्र की लड़ाई में शामिल है, हर आदमी। इस बात से मैं आलोक वर्मा की सहमत हूँ। अशोक यादव जी, बीजेपी कह रही है कि आप समाजवादी पार्टी के यही सब क्रियाक्रम देख के 2014 से 24 आने को है, अब तक उत्तर प्रदेश का हर चुनाव भाजपा जीत रही है 1 दशक से। अशोक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव जीतने का जो मेन वजह है अमिताभ जी, वो झूठ और धार्मिक उन्माद। सिर्फ 10 साल से जीत रहे हैं, एक चुनाव नहीं, 10 साल से जीत रहे हैं। तीसरा कोई इनके पास विकास का मॉडल नहीं है अमिताभ जी। विकास की मॉडल की अगर बात करेंगे तो 55 लाख का विदेशी कर जो 9 सालों में 155 लाख करोड़ कर दिया इन्होंने पूरे देश को, मैं बता रहा हूं 765 जिले हैं पूरे देश में, लगभग 750 जिलों में इनके 3 स्टार ऑफिसेस बन गए। अरबों खरबों का इन्होंने देश को लूटा है अडानी के माध्यम से, अंबानी के माध्यम से, और अपनी थैली भरने काम किया है। तो ये देश को लूट करके, देश में धार्मिक आधार पे उन्माद फैला करके, जातीय उन्माद फैला करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन अब जनता समझ गई है। नहीं, 1 मिनट अशोक भाई, 1 मिनट आप तो टेप सा बजा देते। 1 मिनट भाई 10 साल में इतने चुनाव हो गए, 10 साल में 7-8 चुनाव हो लिए जी। एक में झूठ बोल लेगा, दूसरे में बोल लेगा, 10 चुनाव में तो नहीं बोल लेगा। देखिए अमिताभ जी, भ्रम झूठ 2 ऐसी चीजें हैं कि जिससे जनता को ये लोग बरगला के रखे हुए हैं। तो आप कबड्डी खेल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप भ्रम क्यों नहीं दूर कर पाए? आप सो रहे थे, आपने भ्रम क्यों नहीं दूर किया?
इनके कुकृत्यों से अपने आप जनता जागरूक हो रही है अमिताभ भाई। अच्छा, मतलब आपने कहा अपने आप करो, हमारे बस का नहीं कुछ। ठीक है, हम ट्विटर पर बताएंगे कि आजम खान तुम संघर्ष करो। ठीक है, तमजीद अहमद साहब, ये बात मुझे बड़ी अतार्किक और हास्यास्पद लगती, चाहे कांग्रेसी कहें, चाहे भाजपा सपाई कहें, चाहे कोई पार्टी बोले, चाहे बसपाई कहे कि जी जनता को हम मानते हैं, ये बिल्कुल निहायत बेहुदा किस्म का तर्क है। कोई दे देश में बड़े से बड़ा आदमी, इसका कारण जानते हैं? अव्वल तो कोई माई का लाल इतना बड़ा नेता पैदा नहीं हुआ भारत में आज तक जो जनता को पागल बना ले, एक चीज समझ लीजिए। और दूसरी बात, जब विपक्ष का कोई हो, जब वो ये कहता है कि जनता को बरगलाक वोट ले लिए, तो मैं पूछता हूं, आप कबड्डी खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, या आप सो रहे थे? आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं? अगर आप भी मैदान में थे और फिर भी कोई बरगलार ले गया, तो आप तो राजनीति छोड़ के फौरन आप जाओ संन्यास लो। अहमद साहब, जी तमजीद अहमद साहब, अच्छा मौलाना साहब, ये बात जो मैंने कही आपको कैसी लगी कि जो कोई भी जब भी किसी राज्य में ये बोलता है, देश में कहीं भी, कि फलाने ने बरगला की वोट ले लिया, तो मैं उससे बहुत सख्त तौर पर प्रतिरोध करता हूं। अव्वल तो कोई जनता को बरगला नहीं सकता, और दूसरा, अगर जनता को फलनवा बरगला ले गया तो आपको डूब मरना चाहिए। आप पे लानत है। आप क्या कर रहे थे? सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, कोई किसी को बरगला नहीं सकता। और तो समझदार लोग, बालिग लोग, बड़े लोग हैं, वो छोटे से बच्चों को भी बरगलाया नहीं जा सकता, वो भी समझ रखता है। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इसका मतलब है उनके पास में दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पायदार अल्फाज नहीं है, इसलिए रटे रटाए जुमले जो है वो बोलते रहते हैं। अहमद साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, मेरा सवाल वही, इस भोले तर्क का समापन क्यों नहीं होना चाहिए कि फलाने ने बरगला वोट ले लिया, तो आप क्या कर रहे थे? और अगर आपकी इतनी भी हैसियत नहीं कि आप बरगलाना भी बंद कर दें, जनता का भ्रम दूर कर पाए, तो आप राजनीति छोड़ के तुरंत मूंगफली का ठेला लगाओ सब लोग। नहीं, देखिए अमिताभ जी, हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाली पार्टी है, और लोकतंत्र में अगर तो लोकतंत्र के मूल्य में भ्रम का निवारण करना मनाही है क्या? हम लोगों ने कभी ये कहा ही नहीं कि बरगला के वोट ले लिया है। हम लोगों ने हमेशा ये माना है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतती हो या समाजवादी पार्टी जीतती हो या कोई भी पार्टी जीतती हो, तो हम लोग उन मतों का सम्मान करते हैं और आगे की लड़ाई लड़ते हैं और जनता को समझाने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या, दुर्भाग्य क्या हुआ अमिताभ जी, कि हमारे और जनता यानी कि विपक्ष और जनता के बीच के मीडियम बहुत कमजोर हो गए। जो हमारी बातें पहुंचना बंद हो गई, इसकी वजह से हम लोगों को एक बार फिर से 4000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। राहुल जी यात्रा पे निकले क्योंकि ये चीज हम लोग को समझ में आ गई थी कि जो हम कह रहे हैं वो जनता तक पहुंच नहीं रही है, और जनता तक जिनको पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो उस तरह से नहीं पहुंचा रहे जिस तरीके से जब हम पक्ष में थे, जिस तरीके से उस समय विपक्ष की भूमिका जो भी लोकतंत्र के खंभे वो निभाते थे, शायद वो नहीं निभा रहे थे। तो हम लोगों ने यात्रा की, जनता को समझाया, जिसका नतीजा आपने कर्नाटक का चुनाव में देख लिया, जिसका नतीजा आपने हिमाचल का चुनाव में देख लिया, और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में देख लेंगे। तो हम लोग इस चीज को मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में हम लोग रह रहे हैं, और जो भी जनता का मत है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और फिर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और आने वाले 5 चुनाव में जब हम लोग, जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, बहुत प्रवचन दे रहे हैं यहाँ पे, 5 राज्यों का चुनाव होने दीजिए। 2024 में मोदी जी का बुरिया बिस्तर बनने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हम लोग बिल्कुल मुतमईन है कि ये चुनाव हम लोग बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, और फिर 2024 का जो सेमीफाइनल जीतने के बाद 2024 का रण हम लोग फिर से जनता को समझाएंगे और समझाने में कामयाब रहेंगे कि हमारे मूल्य क्या है, हमारे मत क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी सोच क्या है। आज जनता 10 साल ठीक अहमद साहब रुक जाइए, मैं एक छोटा सा कमेंट आलोक वर्मा को लूंगा, फिर बहस को समापन के लिए। आलोक जी, कांग्रेस कह रही है कि 3 दिसंबर को बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की बोरिया बिस्तर बन जाएगा 24 के लिए। सारी उम्मीदें कांग्रेस की 3 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक पे टिक गई आके। ये सपना देखने का उनका हक है, सपना देखें, अभी थोड़े दिन और है, थोड़ा रुक जाए, अभी उसके बाद नतीजा जब निकल के आएगा तब थोड़ा सा सपने में जब हकीकत का रंग भरेगा तब आप कहिएगा। अभी देखिए ना जमीन कैसे खिसक रही है आपके पैरों से, आपको पता नहीं चल रहा है, जमीन खिसक जाएगी हुजूर। अभी जब नतीजा निकल के आएगा तो आपकी सारी जो हसरत है वो सारी हसरत जो है मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है,
से मालूम है कि सारे लोग जो इकट्ठा हुए और क्यों इकट्ठा हुए और क्या चाह रहे हैं। किसको नहीं पहचानते? ईडी और सीबीआई अगर आपसे पूछताछ कर रही है तो कुछ ना कुछ तो गुनाह आपने किया है साहब। और डर के मारे जो आपने गठबंधन बनाया है उसकी हकीकत जनता को भी पता है। आप बेगुनाह तो नहीं है। ठीक बात। मुझे लग रहा है कि आने दीजिए जरा सा वक्त। अभी से मैं क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। हमारी जो तैयारी बहुत पहले से है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाती है। 3 दिसंबर को जी 3 दिसंबर को सारे दल तराजू पर तुल जाएंगे। जितने भी जिन राज्यों में चुनाव है वहां जितने दल चुनाव लड़ रहे हैं सब तराजू में तुल जाएंगे। और ये भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो टिकटें अनाउंस की हैं वो किसका नुकसान कर रहे हैं, किसका फायदा कर रहे हैं, ये भी 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। खैर, मेरा मानना ये है कि वो राजनीतिक दल किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय, मजहब का वोट के लिए अपना पेटेंट का दावा नहीं कर सकते, जो इस उम्मीद पर रहें कि जनता खुद ही जो सत्ता में है उससे नाराज होगी तो फिर हमें वोट देगी। नहीं, ये लोकतंत्र का स्वस्थ स्वरूप नहीं है। अभी अशोक जी कह रहे थे कि धीरे धीरे इनकी कलई खुलेगी तो फिर हमारा काम बन जाएगा। नहीं, रामलाल फेल होगा इसलिए मैं पास हो जाऊंगा, ये कौन सी थ्योरी है? ये कौन सी थ्योरी है भाई? बोला फलनवा फेल होगा तो मेरा नंबर लग जाएगा। नहीं नहीं, ये लोकतंत्र का रास्ता नहीं। लेकिन हमारा आज बहस का मुद्दा था कि भाई मुस्लिम वोट पर कांग्रेस ने दावेदारी की और इस थ्योरी के साथ दावेदारी की कि मसला लखनऊ का नहीं है, मसला दिल्ली का है, प्रधानमंत्री का है। समाजवादी पार्टी को लगा कि ये तर्क बिक सकता है, जनता को समझ आ सकता है कि हाँ भाई ठीक है, अखिलेश जी की लड़ाई थोड़ी ना, इनकी तो 27 में आएगी। तो समाजवादी पार्टी ने आज 2 नेताओं को उतार दिया और कहा कि आप ये माहौल बनाओ कि अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, ताकि जनता में मैसेज जाए कि भैया भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अब ये तो वोट मतदाता तय करेगा कि कौन किसको गंभीरता से लेता है, किसको नहीं लेता है। लेकिन जो बातें शहाबुद्दीन रजवी साहब ने कही वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप संघर्ष के लिए जाने जाते और आप कहते भी हो कि हम लोग संघर्ष में सबसे आगे हैं, तो फिर वो संघर्ष इरफान सोलंकी के लिए क्यों नहीं दिखता कानपुर में? वो संघर्ष नाहिद के लिए क्यों नहीं दिखा कैराना में? वो संघर्ष रामपुर में क्यों नहीं दिखा आजम खान के यहां के लिए? वो सिपाही से दरोगा से चिरौरी कर रहे हैं, करे हमारे बुढ़ापे का ख्याल करो, हमारी उम्र का ख्याल करो, बरखुरदार रहम करो, हमको खिड़की की तरफ बैठ जाने दो। क्या खिड़की की तरफ बैठ जाने दो इसके लिए अशोक यादव जी? और आप कह रहे हो हमारे पास 37% वोट है, तो 37% वोट दिखना चाहिए। और मेरी बात से सहमत हो असहमत हो आप सबकी इच्छा, लेकिन मैं एक तुलना रखता हूं। तमजीद अहमद साहब आप भी उसको गौर से सुनिएगा, शहाबुद्दीन साहब आपसे भी इल्तिजा, आप भी सुनिएगा। आज से 16-17 साल पहले 2006 के अंत में गोरखपुर में 2 हत्याएं हो गई। एक हत्या हुई, फिर उसके जवाब में दूसरी हो गई। अशोक यादव जी आप ध्यान सुनिए, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। मुलायम सिंह यादव को लोगों ने समझा दिया कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लो, सारा मुसलमान आपकी तरफ आ जाएगा और बिल्कुल साथ में चुनाव है, झमाझम जीत जाओगे। क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। आलोक जी, ये हर लोकतंत्र के विद्यार्थी को सुनना चाहिए किस्सा। कुशीनगर से लौट रहे थे योगी आदित्यनाथ, रास्ते में कई ट्रक फोर्स लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में बवाल हो गया, जेल के बाहर बवाल हो गया, सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी, हजारों लोगों ने जेल में रखने की जगह नहीं बची।
एक अलग से गेट बनाना पड़ा, टेम्परेरी गेट योगी आदित्यनाथ से मिलने वालों के लिए। और 11 दिन तक अशोक यादव, 11 दिन तक गोरखपुर बंद रहा इस विरोध में कि योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी क्यों की गई। 11वें दिन जब योगी आदित्यनाथ छोड़े गए तो गोरखपुर खुला। मुलायम सिंह ने जोर लगा लिया, शासन ने जोर लगा लिया, गोरखपुर का बाजार नहीं खुल पाया था। आपने ऐसा प्रतिरोध किया क्या? अगर आपको लगता है कि आजम साहब या कोई भी निर्दोष है हमारा नेता, आपने ऐसा प्रतिरोध किया लोकतंत्र में? आप धरने पर बैठे, कहीं आमरण अनशन किया? नहीं ना। आपने भी ट्विटर खेला कि हम आपके साथ हैं। अब अगला देख रहा है कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं भैया। अब बताओ, क्या पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि नहीं बीच में बैठो, उनको ट्विटर दिखाएं कि हमारे साथ ये हैं? क्या करें? आजम खान हो या कोई आदमी हो, भाई मैं मुसीबत में हूं और 100 लोगों ने ट्विटर पर कहा कि अग्निहोत्री जी हम आपके साथ हैं, उससे मेरी मुसीबत हल हुई क्या? नहीं ना। मेरी मुसीबत तो तब हल होगी जब आदमी आके हमसे कहेगा कि भैया बताओ मेरे लायक कुछ हो तो। यहीं पर लैकिंग है, जिसके चलते कांग्रेस ने उस स्पेस को पकड़ने की कोशिश की। और तर्क यह है कि लखनऊ का मसला हो तो अखिलेश यादव को वोट देना, अभी तो दिल्ली का मसला है। यहां से खतरे की घंटी बजती है सपा के लिए। उत्तर प्रदेश में सच बात भी है, कांग्रेस को अगर खड़ा होना है मौलाना साहब तो कोई और वोट बचा भी नहीं है कांग्रेस के लिए। अब मायावती की पार्टी में जो 13% वोट है, 12% वो हार्डकोर दलित वोट है। ठीक, मुस्लिम ऐड होता है जहां गुड्डू जमाली जैसा उम्मीदवार हो, और वो दलित वोट कांग्रेस में जा नहीं सकता, ये भी तय है खड़गे जी के बनने के बाद भी। अगर दलित मायावती से हटता है तो भाजपा में जाता है। पिछड़ा नॉन यादव पिछड़ा भाजपा में है, यादव का सपा में है। फिर वोट मुसलमान के अलावा बचता भी क्या है जहां कांग्रेस दांव लगाए कोशिश करे। 17-18% जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट है वही कांग्रेस के लिए बचता है। 2% से उसको अगर 4% भी होना है तो उसको मुस्लिम वोट से ही उम्मीद होगी। इसीलिए उसने जाल फेंक दिया। ये जाल समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि आपकी भी जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी है एम पर, और ठीक भी है, एम हट जाए तो मामला गड़बड़ा भी जाएगा। अगर शहाबुद्दीन रजवी साहब कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जिस मकान में रहती है वो मकान हमारा बनाया हुआ है, उनका अपना कुछ नहीं, तो बड़ी प्रतिक्रिया है, बड़ी टिप्पणी है। और मुलायम सिंह यादव के बाद जब वो सक्रिय नहीं थे, तब जो चुनाव हुआ 2022 का विधानसभा का, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने 1952 से लेके अब तक के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। इतना मुस्लिम मतदाता एक मुश्त कांग्रेस को नहीं मिला कभी उत्तर प्रदेश में। तब नहीं मिला जब बहुगुणा जैसे नेता थे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस में बहुगुणा सबसे ज्यादा मुस्लिमों में पॉपुलर नेता रहे, हेमंत बहुगुणा। रजवी साहब ठीक कह रहा हूं ना? तब नहीं मिला। मौलाना मुलायम सिंह जब कहे गए, चरम पर थी उनकी लोकप्रियता अयोध्या विवाद के समय 89-90 में, तब उनको इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला जितना 85% वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को मिला। जो बात मौलाना साहब ने कही वो मैंने तर्क के आधार पर खुद भी महसूस की थी। वो कह रहे कि भाई अगर एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी में आप नहीं जीते तो वहां हम जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं जीते। और दूसरा मसला जो उठा है कि देवरिया और रामपुर में आपके एक्शन में अंतर क्यों। देवरिया में आप दूसरे ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं और रामपुर में दूसरे ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। यही लाख टके का सवाल है।
और स्वाभाविक है, कोई भी कौम इस बात को उठाएगी कि देवरिया में, और अगर अखिलेश जी किसी एक लड़के की गिरफ्तारी के खिलाफ एफआईआर और वारंट को रद्द कराने के लिए डीजीपी के दफ्तर जा सकते हैं, तो फिर अगर ये उम्मीद की जा रही है कि आजम खान के लिए वो निकले, तो कोई बुरी उम्मीद नहीं है उस वर्ग की। ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो ये सवाल उठेंगे मित्र। लोकतंत्र में हर वर्ग अपने नेता से अपेक्षा करता है कि आप उसके बुरे वक्त में उसके लिए खड़े हो, और अगर आप नहीं खड़े होंगे और आप कहेंगे कि देवरिया हम जाएंगे खुद पांव पांव और रामपुर पर ट्विटर रहेगा, तो अब वक्त बदल गया है। ये अंतर लोग समझते हैं, ये अंतर आपको भी समझना पड़ेगा। धन्यवाद।